Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning student. We have discussed the second chapter of the physics. The chapter name is force and pressure, motion. The first concept is rest and motion. रेस्ट और मोशन स्टूडेंट्स, रेस्ट और मोशन समझना है। रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ और मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। आपको एक पिक्चर दिखाई पड़ रही है जिसमें ट्रेन और एक पर्सन खड़ा हुआ है। द ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन एंड द पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो डिस्प्लेस हो रही है, फर्स्ट प्लेस से सेकेंड प्लेस तक वो मूव कर रही है, तो उसको हम मोशन कहते हैं। और वही ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जैसे कि पेन रखा हुआ है, तो वो आपका रेस्ट में आ गया। मोशन का मतलब है कोई ट्रेन चल रही है या हम चल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका मोशन हो जाता है। यानी कि फर्स्ट प्लेस टू अनदर प्लेस आप अगर डिस्प्लेस करते हैं या कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, तो वो आपका मोशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ लाइन स्ट्रेट और कवर्ड, इट्स मोशन is said to be a linear or translatory. Linear motion is of two types, rectilinear motion and curvilinear motion. Linear और translatory motion, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन पर मूव करता है या स्ट्रेट या कर्व पर मूव करता है, कर्व का मतलब एक गोल यानी सर्कुलर मोशन में मूव करे, ऐसे मोशन को हम लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन दो प्रकार के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वलिनियर मोशन। नंबर 1, rectilinear motion. If an object moves in a straight line, its motion is said to be rectilinear. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मोशन करता है या मूव करता है, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही होगी, आपको समझ में आ रहा हो, एक बॉल जो है वो सीधे स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। कर्वलिनियर मोशन की बात करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व लाइन, यदि कोई ऑब्जेक्ट कर्व लाइन पर मूव करता है, तो उसको कर्वलिनियर मोशन कहते हैं। अ कार मूविंग on a curved road, a stone thrown horizontally from the roof of a house, and the motion of flying kite are common examples of curvilinear motion. स्टूडेंट, कर्वलिनियर मोशन आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से आप रोड पर साइकिल किसी टर्न पर टर्न करते हैं, तो वो आपका कर्वलिनियर मोशन कहलाता है। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। रिमोशन, सर्कुलर मोशन, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी सर्कल पर मूव करते हैं, देयर मोशन, ऐसे मोशन हमारे सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ऑफ टू। सर्कुलर मोशन टू टाइप्स के होते हैं, एक रिवॉल्विंग मोशन एंड रोटेटरी मोशन। फर्स्ट रिवॉल्विंग मोशन के बारे में समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन व्हाइल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी रेवोल्यूशनरी। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है मूव करते समय और सर्कुलर पाथ पर, ऐसे मोशन को हम रेवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं या रिवॉल्विंग मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिवॉल्विंग मोशन: अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड whirled in a circle, the planets like the earth revolving around the sun and cycling on a circular path are a few examples of revolving motion. जिस तरीके से सन के चारों ओर अर्थ या कोई भी प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, तो ऐसे मोशन को हम रिवॉल्विंग मोशन कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन समझना है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves around a fixed point without changing its position, the object is said to be in rotational motion. ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने एक फिक्स पॉइंट पर उसके चारों ओर घूम रहा हो उसी पोजीशन में, ऐसा ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में होता है। जिस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पर टर्न करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, डे और नाइट होता है, ऐसे ही हम एक पॉटर की बात कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, द मोशन ऑफ अ पॉटर्स व्हील, द स्पिनिंग ऑफ अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस, मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, मोशन ऑफ द व्हील ऑफ गेम, मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स है आपके रोटेशनल मोशन में आते हैं। तो रोटेशनल मोशन आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन ये समझना है, when an object moves to and fro or back and forth along the same path, it is said to be in oscillatory motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे और पीछे की तरफ सेम पाथ पर मोशन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ऐसे मोशन को हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक एंड अ स्विंग इन चिल्ड्रंस पार्क आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन। जिस तरीके से वॉच में लगा हुआ पेंडुलम या आप एक स्विंग चिल्ड्रंस पार्क और कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन, इस तरीके के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपके ऑक्सीलेटरी मोशन में आते हैं। अब बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन में। वाइब्रेटरी मोशन इज काइंड ऑफ ऑक्सीलेटरी मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन शेप एंड साइज। द स्ट्रिंग्स ऑफ अ सोनोमीटर व्हेन प्लग्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन एक प्रकार का ऑक्सीलेटरी मोशन का काइंड है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। द स्ट्रिंग्स ऑफ सोनोमीटर व्हेन प्लग्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटरी मोशन। ऐसे मोशन की इस स्ट्रिंग पे जो मोशन होता है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है, यानी एक कंपन जैसा। एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन of our chest muscles when the breathe in and out is a common example of vibratory motion। अब बात करते हैं रेपिटेटिव मोशन की। हमें समझना है कि रेपिटेटिव मोशन क्या होते हैं। Repetitive motion, motion which occur again and again are called repetitive motion। Flickering of eyelids, movement of lips while speaking, the hands of man rowing a boat, the fingers of a person playing a tabla, piano or harmonium are some examples of repetitive motion। ऐसे मोशन जो कि अगेन एंड अगेन यानी बार बार अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं, ऐसे मोशन हम रेपिटेटिव मोशन कहलाते हैं। जैसे कि फ्लिकरिंग ऑफ आईलिड्स, मूवमेंट ऑफ लिप्स, व्हाइल स्पीकिंग द हैंड्स ऑफ मैन रोइंग अ बोट, यानी बोट को चलाने वाला जो मैन होता है, जो रो करता है। द फिंगर्स ऑफ अ पर्सन प्लेइंग अ तबला, तबला बजाने वाले, यानी कई ये अपनी उंगलियों को बार बार चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक रेपिटेटिव मोशन में आ जाता है। अब बात करते हैं पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक मोशन की। सबसे पहले हम समझेंगे पीरियडिक मोशन। All repetitive motion do not take place at regular intervals of time. Those motion which repeat themselves at regular intervals of time are called periodic motion। The revolution of the moon around the earth is common example of periodic motion। ऐसे objects जो अपने मोशन को रिपीट तो करें लेकिन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम भी रिपीट करें, ऐसे मोशन को हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। जिस तरीके से मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये हमारा पीरियडिक मोशन में आ जाता है। आप पिक्चर देख रहे होंगे, तस्वीर देख रहे होंगे, द मून मूविंग अराउंड द अर्थ। इन अ रेपिटेटिव मोशन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और वन टू एंड फ्रो मोशन इज नॉट ऑलवेज द सेम। द बीटिंग ऑफ ड्रम इज रेपिटेटिव बट नॉट पीरियडिक। बीटिंग ऑफ ड्रम, ड्रम का बीट करना वो एक रेपिटेटिव है बट नॉट पीरियडिक, क्योंकि उसका रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो आपका अलग अलग होते हैं, इस वजह से वो पीरियडिक मोशन में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं नॉन पीरियडिक मोशन की। अ मोशन विच डज नॉट रिपीट itself after fixed time interval is called a non-periodic motion। The swinging of arms of a person is a common example of non-periodic motion। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन तो उसके मोशन रिपीट ना हो रहा हो या किसी फिक्स टाइम पर, और उसका जो फिक्स टाइम इंटरवल है वो नॉन पीरियडिक मोशन कहला जाता है। द स्विंगिंग ऑफ आर्म्स ऑफ पर्सन इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। पोजीशन, द पोजीशन ओ। आप देखते हैं कि एक आइडियल सिंपल जो पेंडुलम होता है वो एक हैवी पॉइंट मास को कंसिस्ट करता है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, जो कि दृढ़ सपोर्ट होता है, यानी कि बहुत ही मजबूत सपोर्ट। वेटलेस एंड एक ऐसी स्ट्रिंग पे बंधा हुआ होता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन यह डिफ़िकल्ट होता है एनालिसिस करना। इट इज़ एक्चुअल प्रैक्टिस,
यानी एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए। दस इन रियलिटी वास्तव में एक सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट करता है एक हैवी बॉब को जो कि फिक्स पॉइंट से बंधा हुआ होता है। बाय अ लाइट एंड द रेस्ट पोजीशन ऑफ द बॉब की जो रेस्ट पोजीशन होती है या सिंपल पेंडुलम, उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। सिंपल पोजीशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई पेंडुलम जब वो वर्क नहीं कर रहा होता है यानी रेस्ट में होता है, वो उसकी मीन पोजीशन होती है। और जब वो मूव करने लग जाता है यानी टू एंड फ्रो यानी बैक और फोर्थ यानी आगे और पीछे की तरफ चलने लग जाता है, वो पोजीशन हमारी अलग होती है। अ सिंपल पेंडुलम विच हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम होता है जो मूव करने का वो 2 सेकेंड्स का होता है। ऐसे इस चीज़ को हम या ऐसे प्रोसेस को सेकेंड्स पेंडुलम भी कहते हैं। द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज वैल्यू इज नियरली 1 मीटर। अ सेकेंड पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज। सेकेंड पेंडुलम जो होता है वो इंडिपेंडेंट, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है। टर्म्स रिलेटेड ऑफ टू अ सिंपल पेंडुलम। ऑक्सीलेशन, सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीलेशन क्या होता है। पुश द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू वन साइड जेंटली इन फिगर 2.13, द पोजीशन ऑफ द बॉब फ्रॉम O to A to B and then back to from B to O is one complete oscillation। यानी जो मैंने बताया आपको, अगर आपका पेंडुलम रेस्ट में है और जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है तो 3 पोजीशंस होती हैं उसकी। एक तो ओ जो मेन पोजीशन है, ए पोजीशन वो पोजीशन है जो कि आप 2 साइड में जाएगा यानी कि पीछे साइड में जाएगा, और बी वो पोजीशन है जो आगे की साइड में जाएगा। तो अभी बात ये कर रहे हैं द पोजीशन ऑफ द बॉब फ्रॉम O to A, O to A चलता है, फिर A to B चलता है, एंड द बैक फ्रॉम B to O इज वन कंप्लीट। ऐसा एक पीरियड कंप्लीट हो गया जिसको हम ऑक्सीलेशन कहते हैं। इसी चीज़ को ऑक्सीलेशन बोला जाता है। Therefore, one complete oscillation is the displacement from the main position, one extreme position to the another extreme position on the other side and back on mean position. Amplitude of oscillation. The maximum displacement to which the bob moves from its mean position is known as the amplitude of the oscillation. Maximum displacement bob के द्वारा जितना होता है उसकी mean position तक, its mean position is known as, वो mean position उसकी amplitude बन जाती है या ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड बन जाता है। यानी OA और OB इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, यानी एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है T से। इट इज मेजर्ड इन सेकेंड, जिसको S से मेजर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय द बॉब इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन का एक नंबर या ऑक्सीलेशन एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है 1 सेकेंड में, वो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज N और F। N से भी डिनोट किया जाता है, F से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल f से। इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो आपको टाइम दिया गया होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड की जो वैल्यू दी गई होगी वो वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी निकल आएगी। और फिर अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपका टाइम पीरियड भी निकल आएगा। Length of pendulum. The length of a pendulum is the distance from the point of suspension of the pendulum to the center of the bob. Its SI unit is meter. पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो उसके सस्पेंशन के जो पॉइंट से डिस्टेंस उसकी मेजर की जाती है। द पेंडुलम टू द सेंटर ऑफ द बॉब, बॉब के सेंटर से पेंडुलम के सस्पेंशन की पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ होती है उसकी। इसकी जो SI यूनिट होती है वो मीटर से मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब। द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉब। टाइम ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं होता है उसके बॉब के मटेरियल पर। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड का जो ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक आवर्त काल में
आवर्तकाल आपको नहीं समझ में आएगा, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट होता है किसी एम्पलीट्यूड को कंप्लीट करने में। लेंथ की बात करते हैं। लेंथ की बात करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इन अ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ। स्टूडेंट मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि जो टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम में, एक सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ, यानी उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब वो स्क्वायर रूट में हो। तो दैट मीन्स टी इज प्रोपोर्शनल टू, ये साइन जो आप देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनल बोला जाता है। इस टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, एल का मतलब लेंथ, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल, और टी स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Mass of the bob. The time period of oscillation does not depend on the material of the bob provided. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। When an object covers equal distances in equal intervals of time along a straight line, the object is said to move in a uniform motion. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में किसी स्ट्रेट लाइन पर, ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा मूव किया गया जो पाथ है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में लेते हैं या हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। डिस्टेंसेज इन ईच सेकेंड, दस वी कैन से दैट द गर्ल इज साइक्लिंग विथ अ यूनिफॉर्म मोशन। When an object does not cover equal distances in equal intervals of time along a straight line, the object is said to move in a non-uniform motion. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करता है इक्वल टाइम इंटरवल में या स्ट्रेट लाइन पर, ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट किया जाता है। द डिस्टेंसेस कवर Distance. The length of actual path travelled by a moving body in a certain interval of time, irrespective of the direction of travel, is called distance. किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई पाथ को कवर किया जाए किसी एक इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ऐसी इस चीज़ को हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी कवरिंग 3 मीटर, बी टू सी कवरिंग 2 मीटर एंड सी टू डी कवरिंग 5 मीटर एज शोन figure 2.17. Total length of path covered by the body AB plus BC plus CD is equal to 3 plus 2 plus 5 is equal to 10 meter. बात करते हैं displacement. The shortest distance between initial and final position of a moving body is called the displacement of the body. किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा एक शॉर्टेन डिस्टेंस को कवर किया जाए या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक उस बॉडी के द्वारा उस पाथ को कवर किया जाए, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू एनालाइज द पाथ फ्रॉम योर होम टू स्कूल, देयर मे बी डिफरेंट रूट्स या रूट्स फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी और एफ और डी एंड ई by which you could reach the school. That is why different routes you can cover different distances. But imagine if you could move directly to your school without any turn, then you shall be covering the shortest distance, as it is obvious from the sketch shown in figure 2.18. In the sketch, AC is the shortest distance, that means the displacement is AC. Unit of distance and displacement. The SI unit of both distance and displacement is meter. दोनों की ही जो यूनिट होती हैं वो मीटर से डिनोट मीटर ही होती है। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर यही है कि डिस्टेंस जो होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। जनरली द
speed of vehicles such as cars, buses, scooters, etc. is non-uniform. They cover unequal distances in equal intervals of time because of traffic and road condition. It is not convenient to study speed distance relationship for a body moving with non-uniform speed, so we take average speed. सामान्य तौर पर जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, जैसे कार्स हो गए, बसेज, स्कूटर, वो नॉर्मली तौर पर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करते हैं. दे कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इक्वल टाइम इंटरवल. इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड रोड कंडीशन. इसकी वजह से इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू स्टडी स्पीड डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सो वी टेक एवरेज स्पीड. तब हम लेते हैं एवरेज स्पीड. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन gives the average speed. For example, if a car covers a distance of 100 km in 3 hours and 150 km next 2 hours, its average speed can be calculated as follows. The total distance travel divided, यानी टोटल डिस्टेंस जो होती है वो डिवाइड कर दिया जाता है टोटल टाइम से, जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं. आइए हम एवरेज स्पीड को फाइंड करते हैं. आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे पेज नंबर 30 में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन.